Namaskar. Welcome to India's most and the most fabulous motivational show series. Right? ये शो मेरा है. इस शो का नाम है द सेलेसिना शो, बट शो केवल आपके लिए है. और इस शो में हम ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटीज को लेकर के आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़े बड़े इनपुट्स देंगे. वेरियस फील्ड्स हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकती है, मेडिकल हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, और जो जो फील्ड आप सोचें हर जगह से हमारे पास मेहमान आएंगे और आपको ज्ञानवर्धन करके जाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है जीवन में. और आज जो हमारे साथ हैं वो व्यक्ति हैं द ग्रेट मिस्टर समीप राजगुरु. मैं इनको लगभग 20-22 साल से फॉलो कर रहा हूँ और जो क्रिकेट की कमेंट्री को इन्होंने दूसरे लेवल पर पहुंचाया है. आज हम जानेंगे कि एक्चुअली में क्या इंग्रीडियंट्स होते हैं, मतलब क्रिकेट को और इंटरेस्टिंग जैसे इन्होंने बनाया है कैसे बन सकता है. बिकॉज हमने बचपन से केवल कमेंट्री सुनी और इन्होंने उसको शोज में तब्दील कर दिया, चाहे वो आज तक हो चाहे इंडिया टीवी हो. आज तक में शायद एक शो का नाम था रणभूमि, जिस जोन से वो पहुंचा उसके बाद कई चैनल से उसको रेप्लिकेट किया और उसके बाद इंडिया टीवी का एक बहुत बड़ा शो रहा है जिसका नाम है क्रिकेट की बात. सो ये सब उनके ब्रांड्स इन्होंने क्रिएट किए हैं. तो आज हमारे साथ हैं द ग्रेट समीप राजगुरु. तो समीप जी, यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? बिकॉज आज आप जो हमें बताने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हमें देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है. इट विल बी वेरी बिग एलिमेंट फॉर देयर सक्सेसेस. सो कैसे एक आसाम से आया हुआ लड़का कहां से कहां पहुंचता है, और देश का कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है, बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो आपको पर्सनली ना जानता हो और आपको क्रेडिबिलिटी की नजर से ना देखता हो. सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर दैट? आई मीन, मैं चाहूंगा कि आप पहले अपने आप को थोड़ा बताएं एंड देन. बिल्कुल, शैलेश ने जो कहा, शैलेश सेना शो है वो इनका शो है, लेकिन आपके लिए ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी. वाकई में ये हम जो बातचीत कर रहे हैं ये अपने एक्सपीरियंसेस हम अपने आप आपस में शेयर कर रहे हैं, जिससे कि शायद आपको भी कुछ फायदा हो जाए. और आपने कहा कि ग्रेट समीप राजगुरु, मैं सिर्फ समीप राजगुरु ही हूँ, ग्रेट नहीं हूँ. और बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज हैं और मुझे उम्मीद है कि इस शो में, आपके शो में आएंगे. लेकिन आपने जैसा कि कहा, कॉमेंट्री हम अब तक सुनते थे, सिर्फ क्रिकेट में कॉमेंट्री सुनते थे. जब मैं फील्ड में आया था, थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा, थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन उसको कट शॉर्ट करके एडिट करके मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा सबके साथ. 96 में मेरी जर्नी शुरू हुई थी और मैं नेशनल लेवल फुटबॉलर रहा. और असम में मैं ज़्यादातर स्कूलिंग मेरी असम में हुई. तो असम से जो आता है बेसिकली उसको ये कहा जाता है कि आपको हिंदी इतनी अच्छी कैसे, क्योंकि चम्मच को असम में सम्मच कहते हैं. तो आप सम्मच क्यों नहीं बोलते हो, आप चम्मच कैसे बोलते हो? तो चम्मच मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं फौजी का बेटा हूँ और मेरा जो जन्म हुआ दिल्ली में हुआ, उसके बाद मैं राजस्थान, फिर आगरा, फिर मैं स्पोर्ट्स कॉलेज ग्वालियर, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन गया. वहां से पूरी कहानी जो है वो बदल गई और फिर मैं फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी खेला. अंडर 19 इंडिया कैंप में भी रहा मैं 1990 में. हालांकि इंडिया नहीं खेल पाया, बड़ा सपना था इंडिया खेलने का, लेकिन चलो कोई बात नहीं. लेकिन फुटबॉल में मैंने एक स्तर जो है वो हासिल किया जो अपने आप में मेरे लिए काफी सेटिस्फाइंग भी था. तो 93-94 में फुटबॉल का स्तर इंडिया में, जैसे ईस्ट बंगाल मोहन बगान टीम थी और उसके अलावा गोवा में काफी फुटबॉल हुआ करता था. तो आपका एक्चुअली में सपना क्या था? मेरा सपना यही था कि मैं पहले इंडिया के लिए खेलूं. अच्छा. और इंडिया के लिए खेलूं और इंडिया कैंप में भी पहुंचा, अंडर 19 कैंप में. लेकिन अंडर 19 कैंप में जब मैं इंडिया के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मैं, जो मेरे साथी फुटबॉलर्स थे, जो मैं वहां के एडमिनिस्ट्रेटर से मिला, कोचेस से मिला, तो मैंने देखा कि फुटबॉल एज ए करियर, मोहन बगान ईस्ट बंगाल जाना, वहां जाकर मैं अपना ट्रायल दूं और आगे बढ़ने की कोशिश करूं, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बात क्रॉस हुई कि शायद मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं कि मुझे कोई सपोर्ट कर पाए. एक फियर था मेरे अंदर, एक फियर था. तो मैंने सोचा कि एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाए, एजुकेशन पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है. तो इसलिए मैं स्कूलिंग खत्म करने के बाद, हालांकि मैं मोहन बगान ईस्ट बंगाल जाकर ट्रायल देता तो शायद बेहतर होता. और उस समय इंडिया में फुटबॉल भाई दी 90s में बहुत बड़ी थी, अब फिर बड़ी हो रही है क्योंकि हीरो इंडियन सुपर लीग जब से आई है तब से. चीमा ओकेरी, बिल्कुल चीमा ओकेरी थे, बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे. कृषाणु डे थे, सत्यजीत चैटर्जी, बहुत बड़े जबरदस्त प्लेयर्स थे. और भाईचुंग भूटिया को कैसे बोलते हैं, भाईचुंग भूटिया, आई एम विजयन, तो बड़े जबरदस्त प्लेयर्स थे उस समय. तो मैं इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ आया, लेकिन उसमें पढ़ाई भी की, स्पोर्ट्स कॉलेज में गया और लक्ष्मीबाई में गया, तो वहां से पढ़ाई शुरू हुई. लेकिन फुटबॉल पूरा खेलता रहा मैं. संतोष ट्रॉफी खेला मैं लगातार 3 साल. असम से खेला मैं अंडर 21, गोलकीपर था मैं. हाँ, की फोटो देखी आप, ऐसे कूद के डाइव मार के. हाँ, वंस अपॉन अ टाइम आई वाज अ सुपरमैन. तो 96 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, फिर जब मैंने लक्ष्मीबाई से पढ़ाई खत्म की, फिर मैंने जिवाजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया.
तो वहां पे आप जैसे पढ़े लिखे और समझदार दोस्त मिले वहां पर, उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छे लगते हो, दिखते बहुत अच्छा हो, तो आप जर्नलिज्म में क्यों नहीं ट्राई करते हो? आप उस समय आज तक लॉन्च ही हुआ था 95 में, तो उसी साल में संतोष ट्रॉफी खेल के दिल्ली आया था। तो दोस्त ने बोला यहां तक तो बड़ी एक ऐसी कहानी है ना, फेरी टेल कहानी चल रही है। स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी भी थी बाय द वे मेरे पास, जी सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी थी मेरे पास, स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी भी मिली। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त दिल्ली में थे, वो मिले, वो क्रिकेटर्स थे कुछ दोस्त, तो उन्होंने कहा यार हैंडसम दिखते हो, सब है ये। उस जमाने में ना ऐसे जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट होते थे, ना नौकरी निकलती थी। वो कहते हैं ना हिंदुस्तान की जो कि जुगाड़ वाली प्रथा थी उस समय बहुत ज्यादा, अब नहीं है। अब अगर आपको जर्नलिज्म में आना है तो आपको पूरा पढ़ लिख के आना पड़ेगा। उस समय अच्छे ग्रेजुएट जो भी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट्स होते थे वो आ जाते थे। तो फर्स्ट टाइम था कि एक स्पोर्ट्स का बंदा जो है, तो उन्होंने बोला कि मेरे दोस्त ने बोला कि चलो मैं बात करता हूं। तो मेरी बात हुई, एसपी सिंह होते थे, ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए कल तक, है ना। तो सुरेंद्र प्रताप सिंह होते थे, बहुत ही दिग्गज जर्नलिस्ट, सब कुछ उन्हीं की देन है। हम लोग सब अगर बने, आज समीप राजगुरु को ये कह रहे हैं कि शोज दिए, सारे आइडिया, सारा कॉन्सेप्ट बनाने का आइडिया उन्हीं से आया। तो 96 से वो जर्नी शुरू हुई। जब मैंने पहली बार वहां पे गया तो मेरा आइडिया था कि मैं प्रोडक्शन में जाऊंगा। तो सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने, एसपी सिंह जी ने मेरा रिज्यूमे देखा, उन्होंने बोला नेशनल लेवल प्लेयर, दिस दैट, उन्होंने बड़ा इंप्रेस हुए, बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला। मतलब उस समय बहुत भीड़ नहीं थी असल में, करेक्ट, जो मुझे लगता है कि उसमें भीड़ बहुत नहीं थी। भीड़ नहीं थी तो चांसेस भी बहुत कम थे। हाँ, चांसेस थे ही नहीं। एक चैनल, एक आज तक एक बुलेटिन था, छोटा सा 20 मिनट का बुलेटिन होता था दूरदर्शन में, और दूसरा दूरदर्शन में एक इंग्लिश बुलेटिन होता था, वर्ल्ड दिस वीक, हाँ द वर्ल्ड दिस फ्राइडे, एग्जैक्टली। तो वो दो ही ऑप्शंस भी दो ही थे, या सरकारी नौकरी करो या फिर कुछ था भी नहीं। तो एसपी सिंह ने बोला कि यार आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनो, प्रोडक्शन नहीं, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनो। तो मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी थी थोड़ी उस समय, मतलब नहीं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा सर, मैं प्रोडक्शन में ही जाना चाहता हूँ। तो मैं प्रोडक्शन में, उन्होंने बोला ठीक है अगर आप जिद कर रहे हो तो प्रोडक्शन में जाओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनो। उनका जो विजन था वो कमाल का था। आज जब मैं 25 साल बाद पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं अब समझ में आता है कि वो यंगेस्ट एडिटर इन चीफ नवभारत टाइम जैसे बड़े अखबार के वो कैसे बन गए। 38 साल की, 40 साल की उम्र में एडिटर इन चीफ, यंगेस्ट है आज की तारीख, आज तक उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा। तो वो उनका जो विजन था वो मुझे आज समझ में आता है, और उन्हीं का देखिए वो सब चीजें आपके अंदर भी आती हैं जब आप बड़े ऐसे समझदार और मेंटोर्स, एग्जैक्टली। तो वो मेंटोर्स ऐसे मिले तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास मेंटोर क्या क्या है और आप उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। काफी कुछ खिलाड़ी लोग भी खराब होते हैं क्योंकि मेंटोरशिप उनकी सही नहीं होती है, फॉलो नहीं करते हैं। बिल्कुल, और यही केस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है। बिल्कुल। सो ये बहुत सीरियस रोल है। बिल्कुल। और उसके बाद जब मुझे ब्रेक मिला, बड़ी जद्दोजहद के बाद मिला, बड़ी मेहनत की मैंने, ऐसा नहीं कि मैं वॉक इन कर गया जैसा मैं बता रहा हूं वैसा नहीं था। तो उसके बाद जब मैं प्रोडक्शन में आया तो प्रोडक्शन में रहकर करीब 1-2 साल बाद मुझे समझ में आया कि बॉस मैं मेरी जो स्ट्रेंथ है उस पर मैं नहीं खेल रहा हूं। राइट, स्ट्रेंथ को जानना ही बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ को जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे स्ट्रेंथ अपनी समझ में आई जब मैं आज तक में गया, प्रोडक्शन में मैं काम कर रहा था, मैं एडिटर्स मैनेज करता था, मैं शूट्स मैनेज करता था, मैं गाड़ियां भी मैनेज करता था, मैं सब कुछ करता था। गेस्ट कोऑर्डिनेटर नहीं कहते, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर था। तो मैं गेस्ट कोऑर्डिनेटर तो सिर्फ गेस्ट के साथ कोऑर्डिनेटर, मैं तो पूरे चैनल के हर चीज का कोऑर्डिनेटर था। तो प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर का काम ये होता है कि सबसे पहले पहुंचो और सबसे आखिरी में जाओ, सब कुछ समेट कर, बर्तन धोकर। तो उस तरीके का काम था मेरा। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया और स्पोर्ट्स धीरे धीरे बड़ा होता रहा। तो उसके बाद मैंने जाके जब अपनी बात की, वहां से स्ट्रगल शुरू हुआ। So how was the first assignment? How did you get that? Assignment was so tough. I'll tell you, अगर आप टफ नहीं है ना मेंटली तो आप हार जाएंगे इस लड़ाई को। आपको मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है। मैं प्रोडक्शन में था और मैं प्रोडक्शन में बहुत अच्छा था। राइट। क्योंकि अगर मैं अच्छा प्लेयर था तो मैं जो भी काम करूंगा अच्छा ही करूंगा, क्योंकि मैं डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ करूंगा। डिसिप्लिन अपने आप अंदर था। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लाइफ में, डिसिप्लिन होना अपने अंदर। इसका तो कोई आपके पास और ऑप्शन या विकल्प है नहीं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपने टाइम को रिस्पेक्ट नहीं किया तो आपका फेलियर जो है वो 100% है। टाइम रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हाँ, as simple as that। तो वहां से स्ट्रगल शुरू हुआ जब मैंने कहा कि मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करना चाहता हूं। तो सडनली मेरे सामने दीवारें, एक नहीं, करीब चाइनीज वॉल की तरह दीवारें खड़ी हुई थी। कुछ नहीं दिख रहा था सामने, कुछ दिख नहीं रहा था। और क्या होता है कि प्रोडक्शन के बंदे को स्पोर्ट्स में लाना कहीं ना कहीं एक इतनी मुश्किल चुनौती थी, जबकि वो छोटी सी बात थी, लेकिन इंटरनल आपका ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने
उस समय शाम दोपहर की मेरी शिफ्ट होती थी 12 से लेकर रात के 9 बजे तक। 12 से लेकर रात के 9 बजे तक मैं काम करता था, प्रोडक्शन करता था। फिर 9 बजे रात को जब सब कुछ मैं समेट लेता था, जब बुलेटिन चले जाता था, उसके बाद मैं जाता था एडिटोरियल के पास, देखता था कि स्पोर्ट्स की न्यूज क्या क्या है। तो रात के 10-11 बजे तक मैं न्यूज चेक करता था। उसके बाद क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़ने की बड़ी आदत थी, तो अंदर एक जर्नलिस्ट हमेशा से छुपा हुआ था। हाँ, तो मैं देखता था। उसके बाद मैं ना उनको आज तक को मैं ऑफर करता था, सर ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो मुझे 2 साल लगातार ऐसे स्ट्रगल करना पड़ा। ओके, आपका अपने आप को बताने के लिए कि मेरे को भी जानकारी है। लेकिन जब आप, ये एक फैक्ट है लाइफ का, जब उनको लगा कि ये अच्छा है, ये वो है, तो आपको जितना एक्सेप्टेंस मिलता है तो उतना ओपोजिशन भी आता है। आपके प्रो भी है, एंटी भी है। तो वहां से जो फाइट शुरू हुई ना, तो वो एक इतनी मतलब टफ फाइट थी। अगर मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं होता तो मैं ये बैरियर क्रॉस ही नहीं कर पाता। इट्स लाइक होता है ना, स्पेस में आपको क्रॉस करना पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को निकलने के लिए आपको रॉकेट, इंडिया अब बनाना शुरू हुआ है, रॉकेट्स बनते नहीं है। 2-3 वो सुपर पावर कंट्रीज ही रॉकेट्स बनाती हैं, जिनको हम हायर करते हैं और स्पेस में भेजते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करने के लिए मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और मैं रात के 10-10, 11-11 बजे तक काम करता था। और अगले दिन स्टोरीज होती थी, तो जो बड़े बड़े आज तक के एडिटोरियल के हेड्स होते थे उनको बोलता था ये स्टोरी है। तो बोलते हाँ स्टोरी तो है, लेकिन सुबह 7 बजे जाना पड़ेगा शूट के लिए, क्योंकि ये है, ये ऐसे खेल रहे हैं। और वो भी टेस्ट करते हैं आपको ऐसे करके। और उस समय वो स्टोरीज होती थी ज्यादातर कि कोई पॉलिटिकल जो लीडर है वो या तो गोल्फ खेल रहा है, या वो क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट है दिल्ली के किसी बड़े मंत्रियों के बीच में, उसके जाके उसको कवर कर लो। यही स्पोर्ट्स होता था। तो मैं वही कवर करने जाता था और उसमें से स्पोर्ट्स एंगल्स निकाल के लाता था। राइट। और उसमें मैं सोचता था, बैठता था, और किसी तरीके से उसमें से ऐसे ऐसे एंगल्स निकाल के लाता था कि आज तक जो एक इकलौता बुलेटिन होता था 20 मिनट का, उसमें मुझे टाइम मिलता था, मुझे 60 सेकंड से 120 सेकंड की स्टोरी जाने लगी, 1 से 2 मिनट की स्टोरी जाने लगी और एप्रिसिएशन मिलने लगा। तो ये अपने आप में इतना चैलेंजिंग था। फिर 7 बजे मैं शूट पे गया, दोपहर को 2 बजे लौट के आया, क्योंकि जो प्रोडक्शन के हेड हैं वो भी मेरी जान के पीछे पड़े, कहां हो, कहां तुम अभी तक पहुंचे कैसे नहीं। राइट। तो वो स्टोरी मैंने प्रोडक्शन का पहले स्टोरी की, स्टोरी डिलीवर की, उसकी स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद प्रोडक्शन किया, फिर रात के 10-11 बजे तक। तो मतलब आपका बहुत जद्दोजहद रहा इन टर्म्स ऑफ 97 से लेकर 2000 तक 3 साल तक ऐसा स्ट्रगल किया है कि मुझे टनल के अंदर था, उस तरफ से लाइट नहीं दिख रही थी। मैं ट्रैवल कर रहा था, बस मैं अपने गोल की तरफ जा रहा था। मुझे सिर्फ मुझे यही करना है। राइट। और मुझे उस समय ऑफर्स भी आ रहे थे, ऐसा नहीं था ऑफर्स नहीं आ रहे थे। मुझे ऑलरेडी जो रिकॉग्निशन थी, उस समय जी न्यूज हुआ करता था, शुरुआत हो गई थी। हाँ, उनको ही पता चल गया था स्टोरीज कर कौन रहा है। क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा इंडस्ट्री होता था उस समय, अब तो बहुत बड़ा हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उनको पता पड़ रहा है, अच्छा समीप राजगुरू स्टोरीज कर रहे हैं, ये लड़का जो है ठीक है। उस समय तो लड़के ही थे। तो वो ऑलरेडी मैसेज जा रहा था, वो बुला भी रहे थे मुझे, 1-2 बार ऑफर्स भी आए, लेकिन मैंने बोला नहीं, आज तक मैं ही करूंगा, यही सबसे अच्छा वो चैनल है, ये है न्यूज बुलेटिन जो भी था। तो ये जो 3 साल लगातार जो मेहनत की है, बिना जाने की क्या इसका अंजाम होगा, सिर्फ अपने गोल पर कि मुझे स्टोरीज करनी है, मुझे रिपोर्टिंग करनी है। तब एंकरिंग भी, प्रेजेंट करने का भी ये कोई जुनून मेरे दिमाग में नहीं आया था। मुझे सिर्फ एक जर्नलिस्ट बनना था। फिर जो ब्रेक थ्रू आया ना, जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया, वो आया 2000 सिडनी ओलंपिक्स में। तब कोई नहीं था आज तक के पास, और आज तक ने कहा कि सिडनी ओलंपिक्स है, कवर करने का कोई उनका मकसद नहीं था, कोई आइडिया नहीं था आज तक को। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं। एक दिन मैंने, जब सिडनी ओलंपिक शुरू होने से पहले ही, मैंने जाके उनको 2 स्टोरियां दे दी कि ये स्टोरीज है, प्रोडक्शन से निकल के स्टोरीज दे दी कि ये स्टोरीज आप चलाइए। तो 40-40 सेकंड की 2 छोटी-छोटी स्टोरीज चली, क्लिप्स चल गई, और बड़ा एप्रिसिएशन मिला। ये तो बहुत अच्छा लगा, बुलेटिन में कलर आया, वो हुआ। तो उसके बाद 2000 में उन्होंने लगातार मुझे बोला कि रोज स्टोरी दोगे तुम। तो एडिटोरियल हेड थे QW नकवी जी थे उस समय, दिग्गज, हाँ, अरे वो दिग्गज आदमी है, आई एम स्टिल थैंकफुल, ऑलवेज बी थैंकफुल। तो उन्होंने बोला कि रोज स्टोरी दो तुम, निकाल के लाओ स्टोरी दो। और वहां से क्या हुआ कि मुझे एक बड़े स्केल में पूरे एडिटोरियल डिपार्टमेंट के अंदर एक रिकॉग्निशन मिली, जो एक वो होता है ना कि हाँ इसमें दम है। क्योंकि कई बार क्या होता था, वही स्टोरी एक सीनियर रिपोर्टर लिख रहा है, सेम ओलंपिक, क्योंकि जब आगे चलने लगा बदल जाता है, लेकिन हाँ, अलग-अलग ओलंपिक्स आगे बढ़ा, जैसे शुरू हुए सिडनी गेम्स, तो वही चीज अब बड़ी होने लगी। जब 40 सेकंड मिल रहे थे, अब 2 मिनट मिलने लगे। तो 2 मिनट जब मिलने लगे तो स्टोरीज लिखने लगे। तो स्टोरीज लिखने में क्या हुआ, जैसे एक सीनियर रिपोर्टर ने स्टोरी लिखी और मैं एक प्रोडक्शन के लड़के ने स्टोरी लिखी।
अब जो चेक कर रहे थे, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो भी बड़े दिग्गज लोग हैं वो भी, तो उन्होंने स्टोरी देखी, चलो नाम भी ले लेता हूँ, आशुतोष थे, वो टीवी 18 के हेड थे, तो उन्होंने स्टोरी देखी, इसी तरीके से पेपर उठाओ, उन्होंने स्टोरी देखी, रिपोर्टर यार ये स्टोरी में दम नहीं है यार, छोड़ दो इस स्टोरी को। तो बोला इसने ये कौन सी स्टोरी है, तुमने हाँ ये स्टोरी बहुत अच्छी, बोलते ये तो एक ही स्टोरी है, बोलते इसमें एंगल अलग है, इसमें एंगल अलग है, बोलते ये किसने लिखी, बोलते ये उसने लिखी, ये समीप ने लिखी। तो समझ रहे हो, पूरा फ्लेवर चेंज हो गया, पूरा फ्लेवर। नजरिए तो हाँ, तो वहां से जो 3 साल की जो जंग थी, वहां से मैंने जीतना शुरू किया धीरे धीरे धीरे, लेकिन 3 साल तक मैं शायद 4 घंटे या 5 घंटे के लिए घर आता था, या तो मैं शूट पे होता था या मैं चैनल में प्रोडक्शन कर रहा होता था। नहीं, मैंने आपको हमेशा देखा है, जब भी मैं 7th फ्लोर की लिफ्ट से निकलता था बाहर, हमेशा मुझे सामने बैठे दिखाई देते थे, और वहीं से मेरा वेव आपसे होता था। ये शायद 2003 या 4 के आसपास की बात ये तो तब की बात है जब बहुत दिन निकल चुके, 96 2003, तो तब तक तो। लेकिन आप हमेशा मुझे ना डेस्क पे दिखाई दिया करते थे, जब भी मैं 7th फ्लोर की लिफ्ट पर निकलता था, हाँ। हमेशा सामने दिखते थे, और हमेशा आप ऐसे ही जैसे आप दिख रहे हैं। नहीं, तो वो जुनून होना तो जरूरी है, एब्सोल्युटली, क्योंकि जब स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में कर रहा था तो मेरे को ये नहीं लगता था कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ जो, अरे इट्स नॉट वर्क, इट्स नॉट या तो जब ये बड़े बड़े प्लेयर्स कहते हैं कि मुझे तो बड़ा मजा आता है, या जो कहते हैं कि काम नहीं लगता है, वो अब मुझे समझ में आता है कि वाकई में काम नहीं लगता है। एग्जैक्टली, सबसे पहला तो जोन आपका ये होता है, जो आप करना चाहते हैं पूरा फोकस उस पर कीजिए। और इस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ने आपको पूरे विश्व का भ्रमण कई बार करवा दिया, बहुत पूरा, you have seen all the stadiums of the world, almost stadiums, क्रिकेट स्टेडियम्स तो सारे देख लिए, पूरे विश्व के सारे देख लिए। और देखिए ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रिकेट, जो हम टीवी स्क्रीन से बाहर नहीं पहुंच पाते, ये सारे स्टेडियम से जाकर मैच देखते हैं। और आपका जो लॉर्ड्स का एक्सपीरियंस भी रहा है, लॉर्ड्स का प्रेस सेंटर में, वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बारे में कुछ, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आपने अपने शो की शुरुआत में कहा था कि समीप राजगुरु ने रणभूमि और क्रिकेट की बात जैसे 2 ऐसे शोज दिए जिस पर अब नेक्स्ट जनरेशन उस शो को आगे बढ़ा रहा है। तो अपने आप में ये एक बहुत ना, वो जो लेगेसी वो बहुत अपने आप हो गई मेहनत से। हाँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं लेगेसी क्रिएट करूंगा, वो मेहनत आप आज कर रहे हो, आपकी लेगेसी क्रिएट हो रही है। तो जो भी जिस फील्ड में भी मेहनत करेगा, आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ बना, क्रिएटिव इन योर फील्ड ऑलवेज। एग्जैक्टली, यू विल बी क्रिएटिव इफ यू आर हार्ड वर्किंग, यू विल बी क्रिएटिव। लाइक इट इज सेड, टैलेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। आप अपने टैलेंट को, अगर आप टैलेंटेड नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन हो, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन नहीं हो और टैलेंटेड हो तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ टैलेंटेड होने से काम नहीं चलेगा। तो ये चीज मैंने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया, और सारे प्लेयर्स को मैंने देखा, कितने बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स आए, लेकिन डिसिप्लिन नहीं था, 4-5 साल खेल के बाहर हो गए, 10 साल खेल लिया, जितना खेलना चाहिए था, या अंडर अचीव करके खत्म हो गए। अंडर अचीव किया उन्होंने, बहुत अचीव करना चाहिए था। तो आपने लेगेसी की बात की, उसके बाद में अपने लॉर्ड्स और इन सब एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे जरूर। वो तो पार्ट ऑफ द हार्डवर्क है बेसिकली, वो तो पैकेज का हिस्सा है, वो अपने आप आता है। जैसे कहते हैं ना, पैसे के पीछे मत जाओ, पैसा आप हार्डवर्क करो, पैसा अपने आप आपको फॉलो करेगा। तो उसी तरीके से स्टेडियम्स ने भी अपने आप फॉलो किया मुझे। तो ये रणभूमि जब मैंने 96 से शुरू किया, जब 2000 में रिकॉग्निशन मिली, तो मिस्टर जी.के. कृष्णन थे, सीईओ थे, जी कृष्णन, अनदर लेजेंडरी फिगर। तो उन्होंने जब चैनल लॉन्च हुआ था 2001 में, बोलते थे वो, हाँ कम बोलते थे, लेकिन मीटिंग्स में बहुत बोलते थे। तो मीटिंग्स में डांटते भी बहुत थे, और उनका बड़ा एक वो भी था, एक डिफरेंट ऑरा था, डरते थे सब। आप तो मिले हो। हाँ, तो जीके ने कहा कि समीप विल बी वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे हार्डवर्क का। समीप राजगुरु विल बी आज तक स्पोर्ट्स रिपोर्टर एंड द फेस ऑफ द चैनल, स्पोर्ट्स फेस ऑफ द चैनल। ब्रिलियंट। तो उसने तो ऐसा मोटिवेट किया, जो मैं 4-4 घंटे घर आ रहा था, मैं तो 24 घंटे ऑफिस में रहने के लिए तैयार था, क्योंकि ये तो ऐसा हो गया कि इंडियन टीम में कैप मिल गई, डेब्यू हो गया। और उसके बाद जब चैनल लॉन्च हुआ, तो मैं वेट कर रहा हूं कि कब मुझे मौका मिलेगा। मौका मिलने के लिए भी टाइम लगा। मैं अब एंकर नहीं था, तो मैं रात को, मेरी जो शिफ्ट थी प्रोडक्शन की, 2001 अप्रैल में मैं एंकर प्रेजेंटर बना पहली बार। तब तक इंडिया में ये प्रेजेंटर का वही था कि न्यूज बुलेटिन का एक व्हील होता है, और व्हील का आखिरी हिस्सा स्पोर्ट्स होता है। आएंगे, 4 खबरें दी, और आप थैंक यू वेरी मच। इट्स लाइक जैसे खाने के बाद स्वीट डिश होती है, गुलाब जामुन या रसमलाई खानी है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। न्यूज चैनल के लिए आज भी दाल रोटी नहीं है स्पोर्ट्स, लेकिन हमने बना दिया था उसको। तो जब वो चैनल लॉन्च हुआ, तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब मुझे मौका मिलेगा। और मैं रात को, मेरी वो शिफ्ट बहुत अलग थी, मेरे पास करीब 250 लोगों की एक टीम थी, क्योंकि मैं प्रोडक्शन का हेड था ऑलमोस्ट। मेरे ऊपर एक बॉस थे, मैं उन्हीं को रिपोर्ट करता था। तो
सारे कैमरा पर्सन, साउंड रिकॉर्डर्स, एमसीआर, जितने शेड्यूल थे वो मैं बनाता था। सबके ऑफ, सब करीब 250-300 लोगों की वीकली रोस्टर्स में बनाता था। तो मतलब इतना स्ट्रेस के बाद हेक्टिक और इतना, रात को 11, साढ़े 11 बजे मैं काम खत्म करता था। रात के 12 बजे से मैं स्टूडियो जाता था, जब स्टूडियो खाली हो जाता था। राइट। तो स्टूडियो में घुस के 12 बजे से लेकर रात के 3-3, 4-4 बजे तक मैं एंकरिंग प्रैक्टिस करता था। सुनिए कितना मेहनत लगता है यहाँ पर पहुंचने में। रात के 3-3 बजे तक मैं प्रैक्टिस करता था, और मैं जब घर आता था ना सुबह 4, साढ़े 4 बज जाते थे। और मेरी वाइफ गवाह है इस बात की, बोलती है कि मतलब हो क्या गया, मतलब पागल हो गया, क्या हो गया? मतलब नहीं, ये ऐसा टाइम है, अगर यहाँ पर ढीला छोड़ दिया मैंने तो कभी ये सपना पूरा नहीं होगा। अब तो नहीं बोलती है ना कि अब तो बोलती है कि पागल ठीक था तू। हाँ, पागल ठीक था। हाँ, अब तो मेरा बेटा भी मेरे से प्राउड होता है, मेरे पेरेंट्स भी प्राउड होते हैं, Absolutely. वो सब प्राउड होते हैं। वही मैंने कहा, पैकेज का हिस्सा है। क्योंकि शो का पूरा जोन ही है कि हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं। टीवी पर तो आप उनको हर रोज देखते हैं किसी न किसी एंगल में, किसी न किसी फ्रेम में, बट यहाँ पर हम जान रहे हैं कि समीप राजगुरु एक्चुअली में कैसे तब के निकले हैं। व्हाट हैज बीन द heat he has gone through, right? So this is the flavor of the show, and Correct. motivation is the whole game behind the show. Exactly. आप ऐसी चीजें क्रिएट करके बताएं कि जो भी हमें देख रहा है वो ये समझ जाए कि हाँ, मेरे लिए इसमें बहुत कुछ है। मोटिवेशन यही था, स्पोर्ट्स करना है और प्रेजेंटर बनना है। टोटली मोटिवेटेड थे और हमेशा मोटिवेट किया उस चीज ने। और जब मैं वेट कर रहा था, मेरे से पहले 3-4 एंकर्स को ट्रायल किया, उन्होंने किया भी बहुत सारे, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं क्रिएट हो रही थी तब तक। क्योंकि शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कम थे या वो थे, लेकिन मेरे अंदर जो जज्बा या जुनून था, वो जो एनर्जी थी, या जो मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था, जो नॉलेज था। कई बार कहते हैं कि खिलाड़ी, अगर आप इंडिया नहीं खेले तो खिलाड़ी नहीं बन पाए, लेकिन वही बात हम इस शो से पहले भी बात कर रहे थे, खिलाड़ी अगर नहीं बन पाए, इंडिया प्लेयर तो आपके, लेकिन एवेन्यूज कितने सारे हैं, बहुत सारे, ढूंढे तो देखें तो, और आपकी समझ इतनी बढ़ जाती है इस फील्ड के बारे में। आप रहते हैं पूरी तरीके मैं फुटबॉलर था, लेकिन स्पोर्ट्समैन की साइकोलॉजी समझ गया, मानसिकता को समझ गया। एक बड़े मैच से पहले आपके पेट में कैसे गुलगुले, बुलबुले, बटरफ्लाइज होते हैं, वो समझ गया। तो सारी चीजें जो बारीकियां होती है ना, वो मैं सब समझ गया कि एक बड़े प्लेयर में क्या होता है और एक नेशनल लेवल प्लेयर। चलो इंडिया ही तो नहीं खेला, एक कदम दूर रह गया, लेकिन फीलिंग्स वही है कि मैं अगर मैं असम से खेल रहा हूं और कल मुझे केरला के खिलाफ खेलना है एक फुटबॉल मैच जिसके अंदर 9 इंडिया के प्लेयर हैं, तो रात को तो नींद नहीं आती, और मुझे नींद नहीं आई, रात को पसीना आया, जब मैं उठाऊं तो पसीने होते थे। तो मुझे समझ में आता है। तो मौका मिला, अरुण पुरी को मैंने टेप बना के दिखाया। मिस्टर अरुण पुरी थे इंडिया टुडे के, और वो भी देख नहीं रहे थे, वो किसी काम से आए थे। तो मैंने बड़ी जबरदस्ती एक जो हमारी पूरी हेड थी ऑपरेशंस की, उनको बोला, मैंने मैम प्लीज दिखा दो, मैम प्लीज दिखा दो। बड़े एक ये चीज भी ध्यान रखना कि आपको थोड़ा सा जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी, प्लीज हाँ प्लीज दिखा दो, आप प्लीज दिखा दो, प्लीज मेरा टेप दिखा दो, प्लीज मेरा टेप दिखा दो। तो उन्होंने टेप दिखाया, टेप इंसर्ट हुआ। ये मेरे करियर का, मुझे अपने आप के लिए मतलब सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट की तरह मैं मानता हूं। आज भी मुझे फील होता है तो मुझे हाई मिलता है, उससे बड़ा किक मिलता है ना, सलमान खान वाली किक मिलती है। तो इसके बाद जब मैंने लगातार किया, उसके बाद जीके ने, मार्केटिंग ने, सेल्स ने समझा कि ये क्रिकेट जो है खेल आज तक होता था। खेल आज तक सिर्फ खेल आज तक एक बुलेटिन नहीं है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मार्केट में हॉट सेलिंग केक हो सकती है, रेवेन्यू। उसके बाद 2003 में क्रिकेट वर्ल्ड कप आया और रणभूमि हमने क्रिएट किया, और रणभूमि इतना हिट हुआ। और उसके बाद सलेश जो 5 मिनट मिलते थे वो 15 मिनट से 20 मिनट, और उसके बाद करीब दिन भर हम क्रिकेट करते थे। और लोग ये बोलने लगे कि क्रिकेट चैनल है यार, स्टार स्पोर्ट्स बंद कर दें, आज तक में क्रिकेट देख लो, आप लोग राइट्स भी खरीद लो। तो इतना क्रिकेट हम करने लगे और प्रीमियम प्रोडक्ट बनाई रणभूमि, और उसके एड रेट्स प्राइम टाइम से ज्यादा होते थे। हमें क्रिकेट, मैंने भी असल में जो क्रिकेट में ग्लैमर शुरू हुआ ना, वो वैसे ही शुरू हुआ। या तो फील्ड में रहते, फील्ड में यू सी प्लेयर्स, करेक्ट, राइट। और लेकिन आपके साथ क्या था, आपके साथ सबसे बड़े दिग्गज क्रिकेटर जिनका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे ख्याल से कपिल देव का जितना इंटरव्यू आपने किया होगा शायद ही किसी और ने किया होगा। हो सकता है, बहुत इंटरव्यूज किए, मतलब कई सालों तक। जब देखा तो आप ग्रीन रूम में आप लोग बैठे होते थे, कपिल देव उधर बैठे होते, आप इधर बैठे। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो ये पूरी जो जर्नी थी, एक बार जब आप अपने मेहनत से, उस मोटिवेशन ने आपको इतना ड्राइव किया, आपने जब वो ऊंचाइयां छुई ना, उसके बाद फिर आप वहां पे ही रहते हो, बस आप मेहनत करते रहो। राइट, यू हैव टू सस्टेन, एनर्जी लेवल वही रखना चाहिए, करेक्ट, नहीं तो यू विल फॉल डाउन। एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पर आप, वो जगह सबको चाहिए, एब्सोल्युटली, वो जगह सबको चाहिए, बाय हुक और क्रुक, किसी भी तरह वो जगह चाहिए। कोई बिना मेहनत के, कोई
राजनीति करके, कोई छल करके, कोई मेहनत करके, राइट हर तरह से आप कंपटीशन को, वही है, सबको वही पहुंचना है, कंटिन्यूस आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हो, तो उस मोटिवेशन को, अगर वो मोटिवेशन आपको इतना है कि आपको मोटिवेट कर सकता है कि रोज उसी तरीके से काम करो जो आपने 1996 से लेके 2001 तक किया है, तभी आप सस्टेन करोगे, वरना आप 21 चल रहा है, अभी भी आपकी सेम एनर्जी है, सेम वॉइस मॉड्यूलेशन, सेम वॉइस क्वालिटी, सेम फ्रेशनेस। थैंक यू सो मच। यू बीन मेंटेनिंग द सेम थिंग। नहीं, आई एम नॉट मेंटेनिंग, इट इज नेचुरल। बिकॉज़ अभी आपने क्या बोला कि आपने बोला कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं वो हो रहा है मुझसे, आई एम एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग, दैट सिंपली मींस दैट यू आर नॉट वर्किंग। सो सबसे पहला मैसेज किसी के लिए भी है कि डू व्हाट यू लव टू डू रादर देन डूइंग what somebody else is doing, right? Don't follow anybody, just do what your natural calling is, right? एक अब जरा आपका जो रणभूमि रहा, तो उसमें मैं वापस आऊंगा, कपिल देव सर से बड़ा तो कोई दिग्गज इस देश में एज अ क्रिकेटर नहीं रहा, जहां से उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद सब फॉलोअर्स हैं, चाहे अभी दिग्गज खिलाड़ी हैं, बट द लीग व्हाट ही क्रिएटेड, तो उनसे आपके साक्षात्कार बहुत ज्यादा है। वो हमेशा आया करते थे, शाम के समय आप बैठा करते थे शो में, और उनके साथ आपने क्या क्या सीखा, मतलब व्हाट आर द थिंग्स जो उनकी की हुई, करी हुई, जो डायरेक्ट समाज के पास पहुंचे, लिसनर के पास पहुंचे, व्यूअर्स के पास पहुंचे, कि उनके अंदर भी थोड़ा सा ट्वीकिंग आए कि हाँ, अगर हम कपिल सर की ये वाली बात मानेंगे तो टी बी रियली गुड। थ्रू समीप जो मुझ पर बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेरे पे कपिल देव का आया जी, वो हमारे मेंटोर हैं। हमारे करियर में एक लेवल तक मेंटोर रहे एसपी सिंह, हमेशा रहेंगे, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, और उसके बाद नकवी जी रहे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, इनको तो हमेशा चरण स्पर्शी रहता है क्योंकि उनसे तो हमेशा सीखने को मिला। नकवी जी ने सिखा दिया था कि मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से नहीं आया था, तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि अच्छा लिखते हो, राइटर की तरह लिखते हो, टीवी की तरह नहीं लिखते हो, तो उस बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो उस तरीके से उन्होंने मुझे स्ट्रक्चर समझा दिया, और बिलीव में सरेश, वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि आज भी जब जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं सिखाया लिखने का? अच्छा। कि पहले क्या होगा, बीच के पार्ट में क्या होगा स्टोरी के, और स्टोरी का एंड कैसे होगा, मतलब बहुत बेसिक है। अगर वो रनडाउन आपके दिमाग में आ गया, स्टोरी को स्टार्ट कहां से करना है, बीच में क्या होगा, और एंड कैसे होगा, तो वो नकवी जी ने सिंपल समझा दिया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो हुआ सबसे पहले वो बताओ, उसके बाद क्यों हुआ, क्या है इसकी हिस्ट्री बता दो, और उसके बाद होने वाला इसका इंपैक्ट क्या है वो बता के स्टोरी को छोड़ दो। बोलना बहुत आसान है, जब करने बैठोगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पहले आप बताओ जो खबर हुई, उस खबर की बैकग्राउंड बताओ, और उसके बाद आप उसका फ्यूचर बताओ, इंपैक्ट क्या है स्टोरी का, इंप्लीकेशंस क्या है इसके। और जिस दिन से वो फंडा मेरे दिमाग में क्लियर हुआ, उस दिन से मैं अच्छा स्क्रिप्ट राइटर भी हो गया, बहुत अच्छी स्टोरीज लिखने लगा। उससे पहले मैं क्या, जब मुझे आता नहीं था तो मैं स्टोरी को किसी टर्निंग पॉइंट से उठाता था, वो भी एक अलग स्टाइल है लिखने का, अलग अलग, हर स्टाइल, इसमें कोई गलत और कोई सही स्टाइल है ही नहीं। एवरी स्टाइल इज अ यूनिक स्टाइल एंड एवरी स्टाइल इज राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन राइटिंग, डजंट मैटर हाउ यू राइट, इट कुड बी समथिंग लाइक आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट। तो वो, लेकिन एक टीवी की बेसिक स्टोरी स्ट्रक्चर अगर आपको आ गई, देन उन्होंने उस तरीके से समझा दिया, तो कितना इंपैक्ट उन लोगों का, कि समय प्रेजेंट से शुरू करो, बैकग्राउंड बता दो, फ्यूचर बता के छोड़ दीजिए, इससे और क्या है, स्टोरी तो यही है ना। और देखिए क्या कमाल की बात की, कपिल पाजी की बात, कपिल पाजी से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखी मैंने, वो थी, कपिल पाजी ने हमेशा कहा है, कुछ भी करो लाइफ में, टाइम दो। टाइम दो। आज तुम स्पोर्ट्स एडिटर बन गए हो, आज तुम स्पोर्ट्स रिपोर्टर बन गए हो, आज स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बन गए हो, तुम सोच रहे हो 4 साल हो गए हैं मैं वही कर रहा हूं, काम नहीं चलता। कपिल पाजी ने कहा कि किसी भी फील्ड में हो आप लाइफ में, इट इज एटलीस्ट टू गेट नोटिस्ड कि ये बंदा, ये बंदी है इसमें, ये आप हो इस फील्ड में, इसके लिए कम से कम टाइम होता है 9 से 10 साल। 9 से 10 साल के बाद लोग आपके बारे में बात करना शुरू करते हैं, वो है यार वहां पर। इंडियन क्रिकेट टीम में भी जो 10 साल नहीं खेला है ना, आप उसे याद नहीं रखते हो, खो गया। जो 6 साल 7 साल खेल के चला गया, आप याद किसको रखते हो? कपिल देव 15-16 साल खेले, गावस्कर 15 साल खेले, 71 से लेकर 1987 तक, और जब रिटायर हुए तब तो खैर हम बहुत स्कूल के थे, छोटे नहीं थे, मैं तो स्कूल में था, और बहुत, मतलब 10 रन तो मुझे आज भी याद है, लेट कट से जो उन्होंने 10 रन एग्जैक्टली अहमदाबाद में जहां पे मैच होने जा रहा है, तो जो
10 साल से कम खेला, कपिल पाजी ने समझाया, बोलते जो सस्टेन नहीं कर पाया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सेम काम को करते हुए, वो सब खो गए। एब्सोल्युटली। आप अगर 15-20 साल किसी फील्ड में हो, तभी आपको लोग पहचानेंगे, तभी आपके पास वो जो मैं कहता हूं ना पैकेज, चाहे वो पैसा हो, चाहे पेरेंट्स का वो एक ना प्राउड होता है, जैसे प्राउड तो वैसे भी करते हैं पेरेंट्स, लेकिन सोसाइटी में एक जो रिकॉग्निशन होती है, मार्केट में आपका इंपैक्ट, आप कम से कम 10 साल चाहिए होते हैं किसी भी चीज में रिकॉग्निशन के लिए, फॉर पीपल टू टॉक अबाउट यू, कि आप हो वहां पर जानने के लिए, आपकी प्रेजेंस को माइंड स्पेस में जाने के लिए। राइट। और दूसरी चीज एक बहुत अच्छी सीखी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जिस काम को कर रहे हो उसको बड़ी शिद्दत के साथ करते रहो, जबरदस्त तरीके से करते रहो, तभी होगा। आप इस टीम में भी देख लें, विराट कोहली 10 साल हो गए खेलते हुए, तब आप विराट कोहली के रिकॉर्ड्स अब बनने शुरू हुए हैं, शुरुआत हुई है, अब ध्वस्त हो रहे हैं। हाँ, अब ध्वस्त कर रहे हैं वो रिकॉर्ड। तो सचिन तेंदुलकर, आप सचिन के जनरेशन से कब से खेल रहे हैं, कितने, हाँ 89 से, उसके साथ कितने खिलाड़ी है जिसको आप भूल गए, और नेक्स्ट जनरेशन याद नहीं रखेगा। हमें उस जनरेशन के सारे खिलाड़ी इसलिए याद है 90s के, क्योंकि हमने देखा है उसको, हमने जिया है उस पल को। लेकिन गावस्कर का 71 तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमें याद है गावस्कर का, बिकॉज उन्होंने इतना लंबा स्पैन खेला। सो यू नीड टू बी स्पेंडिंग सम गुड अमाउंट पेशेंस रहो, मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। राइट। पाजी का कहना यही था कि आइडेंटिटी क्राइसिस, अरे यार मैंने तो कुछ सक्सेस देखा ही नहीं यार, मैं वही करता जा रहा हूं यार, ऑफिस आता हूं वही करता हूं, वही करना है। सचिन तेंदुलकर ने भी वही किया 23 साल, बस बैटिंग करते रहे। हाँ, तो ये चीज क्योंकि उन्होंने हमें बताई, तब हम अपने अर्ली 30s में थे, 31 या 29-30 का रहूंगा मैं, 2002-3 की 4 की बात है। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हो, तो हम लोग कई बार परेशान हो जाते थे करके, पाजी मजा नहीं आ रहा, मैं कुछ और करना चाहता हूं। तो उन्होंने बताया सुनो मेरी बात, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और दूसरी चीज, एक तो ये पेशेंस, दूसरी चीज जो पाजी ने समझाई, जो मैं हमेशा सबके साथ शेयर करता हूं, पाजी हमेशा कहते हैं बड़े बिजनेस दिमाग है उनका, बहुत तेज दिमाग है उनको उनके बारे में क्रिकेटर्स मजाक करते हैं, सांस लेते हैं तो आइडियाज अंदर जाते हैं, सांस छोड़ते हैं तो पैसे गिरते हैं। तो ये कपिल पाजी कह रहे हैं मजाक करते हैं। सांस लेते हैं तो पैसे अंदर जाते हैं, नहीं आइडियाज अंदर, और सांस छोड़ते हैं तो पैसे बाहर आते हैं। हाँ, तो ये पाजी के बारे में बिजनेस माइंडेड, बड़ा बिजनेस, हाँ मतलब उनका दिमाग तेज है, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल बहुत हाई है उनका। तो और हार्ड वर्क की तो छोड़ी दो, इतने हार्ड वर्किंग है जिसके मैं क्या कहूँ, अकेले घंटों तक एक बॉल से लगे रहते थे, कॉलेज से इशू करा के अपने, जब कॉलेज के दिनों में थे, हाँ बॉलिंग करने के लिए। तो एक चीज उन्होंने एक और कही कि अपना इक्विटी कभी लो मत होने देना। राइट। आप समझ रहे हो बात को, आप अपना इक्विटी मतलब अपने शेयर प्राइस को मत गिरने देना। और वो कैसे नहीं गिरेगा, जब आप हार्डवर्क करते रहेंगे, जब आप ऊपर रहेंगे, आप हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आप वक्त से पहले कुछ चीज को सोच सकेंगे, राइट, प्लानिंग कर सकेंगे फ्यूचर के बारे में, तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट होंगे। आप अगर अपने जाके एडिटर इन चीफ को या आप जिस भी फील्ड के हो, जब आप जाके उनको बताओ कि ये चीज आने वाली, हमें इसकी प्लानिंग करनी चाहिए, तभी तो आपकी अहमियत होगी ना। एब्सोल्युटली, विजनरी। तो उन्होंने कहा अपने इक्विटी को हमेशा ऊपर रखो, काम में, चीजों को प्लान करने में। तो ये दो चीजें उन्होंने बहुत अच्छी सिखाई, एक तो पेशेंस रखो, और एक हमेशा आगे देखो, फ्यूचर देखते रहो और उसमें काम करो। तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट थी। और आज अगर हम कहीं पे भी हैं, जितना भी हमने सक्सेस देखा या फेलियर देखा, जो भी देखा, या हम उससे निकल के आए हैं, तो ऐसी बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें थी जो उन्होंने लाइफ में बहुत काम किया। क्या होता है, कितने बड़े बड़े लोग अगर कुछ भी इनपुट्स दे रहे हैं वो प्राइसलेस है। जैसे आपका काफी समय बीता मदन लाल सर के साथ ही बीता है, वही मैं देखता था। मदन लाल, सौरव गांगुली सर जो सुपर सक्सेसफुल कैप्टन अपनी इंडिया की टीम, तो हर जगह से आपने बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं। तो कुछ आप, गांगुली साहब तो अभी नहीं आ रहे हमारे पास में, हाँ। लेकिन आपके पास से क्या क्या लोगों के पास पहुंच सकता है कि गांगुली सर के क्या क्या टिप्स हो सकते हैं, या इवन मदन लाल सर के, इवन महेंद्र सिंह धोनी के, जिन्होंने आपको अपना ये बैट भी दिया। ये बैट दिया, ये अभी ये बैट महेंद्र सिंह धोनी सर ने समीप भाई को 2010 में लिख के, बेस्ट विशेस फॉर समीप MS धोनी। So this has been, I mean, brilliant achievements. ये तो पकड़ना भी अपने आप में एक अचीवमेंट का, हाँ बिल्कुल एहसास है हमारे लिए, सबके लिए। राइट। महेंद्र सिंह धोनी का बैट अगर आप हाथ में लेके खेल रहे हो और साइन किया है, तो ऑब्वियसली एक बड़ी सेटिस्फाइंग फीलिंग है ये। तो MS धोनी के थॉट प्रोसेस क्या चलते हैं दिमाग के? MS धोनी को जो मैंने देखा है, बिल्कुल
क्लियर माइंडसेट है। राइट। इनफैक्ट जो भी आप देखोगे ना, ये जो बड़े बड़े सक्सेसफुल कैप्टन्स हैं, विराट को इतना मैंने इंटरेक्ट नहीं किया विराट के साथ, क्योंकि विराट जब कैप्टन बने तब हम स्पोर्ट्स एडिटर और हम मैन मैनेजमेंट और रोज के शोज करने में ज्यादा, फील्ड में जाना थोड़ा कम हुआ हमारा उस समय पिछले 4-5 साल से। तो धोनी के साथ तो हमने खूब उठक बैठक लगाई है। धोनी, हाँ, तो धोनी के साथ तो धोनी तो इतने वो है, तो कहता है ना, कॉम्प्लिकेशन है नहीं उनके दिमाग में, कोई चीज में कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा। क्लैरिटी ऑफ थॉट है। और धोनी की एक चीज बहुत अच्छी है कि धोनी का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहता है, मैंने देखा। अच्छा। हम होटल में जाते हैं तो धोनी का दरवाजा खुला रहता था, बाकी सारे प्लेस का दरवाजा बंद होता था। अच्छा, होटल का रूम भी खुला रहता था? दरवाजा खुला रहता था उनके होटल कमरे का। तो अरे कहाँ घूम रहे हो आप? अरे आओ चाय पिलाता हूँ, है ना। तो चाय पिलाना और उसके बाद क्रिकेट की हर बारीकियों पे, हर चीज पे बात करते हैं। उसको हम बाहर जाके नहीं दे सकते, लेकिन धोनी एज ए फ्रेंड आपसे भी आइडिया लेते हैं। राइट। बेसिकली धोनी का एक कैरेक्टर मैंने जो देखा कि ही इज ओपन टू लिसनिंग। अच्छा। बहुत अच्छे लिसनर है। जो जैसे मैंने कहा, समीप राजगुरु बोल रहा है, धोनी को क्यों सुनने की जरूरत है? वो तो हिंदुस्तान का कैप्टन है बॉस, वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं, जैसे सैलेश अभी सुन रहे हैं मेरे को, तो महेंद्र सिंह धोनी भी सुन रहे हैं। और हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग होता था कि मैं कुछ बोल रहा हूं और माही सुन रहा है बड़े ध्यान से, और उसके बाद उस चीज पे वो बात भी करेंगे, उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो धोनी का एक कैरेक्टर जो मैं सबके सामने यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को अपने बताऊंगा, इज अ ग्रेट लिसनर। ग्रेट लिसनर, ग्रेट लिसनर। आप ग्राउंड में भी देखो, वो बोलते नहीं है ज्यादा। जब एक्शन लेना होता है, बॉलिंग चेंजेस करना होता है, फील्ड चेंज करना होता है, तभी बोलते हैं, वरना कुछ ज्यादा बोलते नहीं है। उनके बोले हुए चीजें जो हैं 10-12 ही हैं, और वो वायरल है, चाहे यूट्यूब में हो चाहे कहीं हो, वायरल होती है। ये कर ले, बॉलर चेंज करो क्या। तो वो उस तरीके का वो है जो हर बात सुनता है, उसके बाद आपके साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन ये तो माइंड का गेम है, मतलब माइंड का गेम है, लेकिन माइंड को ऐसे चेंज कर सकते हैं। बोलते हैं हाँ ये बात ठीक कह रहे हो। और मैंने कई बार ऐसी चीजें देखी हैं जो हमारे साथ बातचीत हुई है, वो उन्होंने अपने कैंप में या प्लेयर्स के साथ यूज किया उन्होंने। तो वो लिस्टर के साथ एग्जीक्यूटर भी है, अगर उनको इनपुट अच्छा लगे, इनपुट अच्छा लगे तो। सो ही डजंट टेक एनीवन लाइटली। हमें ये समझ में आया, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है माही के लिए, इसलिए इतने रेस्पेक्टेड भी हैं। सब इतना प्यार करते हैं। मेरे फादर भी माही के इतने बड़े फैन है, कभी मिले नहीं, कुछ नहीं, बोलता माही मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबको माही बहुत अच्छा लगता है। रांची जाता हूँ घर देखने के लिए कई बार। सही बात है। तो ये है माही, तो माही का ये कमाल है। तो ये चीज मैंने देखा। लिसनर है सौरव गांगुली सर। या गांगुली अपने आप में एक डिफरेंट लेवल के, उनके साथ बैठो ना आप, तो आप अपने आप मोटिवेटेड हो जाते हो। आप में वो आपको एनर्जी देते हैं वो। और अब हेल्थ भी उनकी ठीक हो गई है, थोड़े से वो उनकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, लेकिन इतने हार्ड वर्किंग है वो। अच्छा, वो भी हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग। और दूसरी चीज फियरलेस। ऐसा फियरलेस आदमी मैंने नहीं देखा। अच्छा। किसी से डरते नहीं है, कुछ नहीं, मतलब किसी से इन द सेंस ओपोजिशन से, और किसी भी सिचुएशन में डरते नहीं है। और जब भी कुछ बात होती है, अरे हो जाएगा समय, है ना। कभी ऐसा नहीं कि नहीं होगा, अरे हो जाएगा, टाइम कम है, अरे पहुंच जाएंगे, है ना। तो वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो एक साथ मल्टीटास्किंग जो करने की क्वालिटी सौरव गांगुली में है ना, वो किसी में मैंने नहीं देखी। एक साथ बैठे वो 4 काम कर सकते हैं। अच्छा, एट वन गो 4-5 काम कर सकते हैं। वो एटीके मोहन बगान टीम के भी ओनर हैं। राइट। वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी हैं। वो दूसरी चीजें भी करते हैं, वो एड भी करते हैं, वो बंगाली के शोज भी करते हैं, न्यूज चैनल भी करते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, बिजनेस भी संभालते हैं। करेक्ट, बिजनेस भी संभालते हैं। तो सौरव गांगुली जैसा मल्टीटास्किंग क्वालिटी मैंने नहीं देखी। और जब मेरे को कई बार क्या हुआ कि मैं जब इंटरव्यू कर रहा हूं या कुछ काम है क्रिकेट में, मैं थोड़ा सा नर्वस तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा मैं इरिटेटेड हूं या समझ में नहीं आ रही चीजें, तो सौरव गांगुली के साथ बैठे तो सौरव गांगुली ने 1 सेकंड में क्लैरिटी दे दी। राइट। कि नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा करके ऐसा कर देंगे। ना वो मीडिया के हैं, ना उन्हें एक्सपीरियंस है, बट लेकिन उनके साथ बैठने से ऐसा फील होता है जैसे कि काम बड़ा इजी है, मैं भी कर सकता हूं। तो एक वो जो है ना, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो ऑरा है, वो ऐसा है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। आपको ये लगता है कि मैं भी कर सकता हूं। ये सौरव गांगुली के अंदर खासियत है। सौरव गांगुली ने, इसलिए वो इंडियन टीम की लेगेसी आप देख लो, इंडियन टीम ने जो जीतना शुरू किया, बाहर जाके अच्छा खेलना शुरू किया, तो गांगुली के अंदर ये बात है जो मैंने किसी में नहीं देखी, कि एक तो मल्टीटास्किंग और एवरीथिंग, सारा काम वेरी क्लियर इन हिज थॉट प्रोसेस, और किसी चीज का उन्हें ना डर या खौफ नहीं होता कि ये कैसे होगा। नर्वसनेस मैंने उनके अंदर नहीं देखी, कभी नर्वस नहीं होते सिचुएशन में। राइट। काम रहते हैं बिल्कुल। सो समीप राजगुरु के थ्रू हमने अभी जाना कपिल देव
सर ने क्या बोला, बी विजनरी। या धोनी सर ने क्या बोला, बी Patience. काम, पेशेंट, एंड गांगुली सर का जो विजन है दैट इज बी वेरी क्लियर एंड यू कैन डू मेनी थिंग्स एट वन गो। सिचुएशन से घबराओ मत। सिचुएशन घबराओ मत। सो पॉइंट थोड़ा सिंपल सा ये है कि समीप जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे विश्व के टेनिस में भी आपने बड़े बड़े राफेल वगैरह सबके साथ जी मैंने 3 यस विंबलडन नहीं विंबलडन नहीं किया, 3 ओलंपिक्स कवर किए, ओलंपिक्स कवर किए, एथेंस में, बीजिंग में और लंदन ओलंपिक गेम्स। तो 3 और सबके साथ इंटरेक्शन हुआ, ओलंपियंस के साथ भी। आई सॉ ऑल्सो सो आई हैव सीन ऑल द मेडल्स, मेरे आंखों के सामने मेडल्स हैं। चाहे भी आपने उठाया हुआ है ना, वर्ल्ड कप भी उठाया हुआ भी उठाया हुआ है। सो पॉइंट है उसकी, अभी जहां हम बैठे हुए हैं वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली स्पोर्ट्स को इतनी बारीकी से देखा हुआ है, इतने क्लोजनेस से देखा हुआ है कि स्पोर्ट्स को नहीं, स्पोर्ट्स लेजेंड्स के साथ समय बिताया है। सो हम लोग बस वही इनपुट्स निकाल रहे हैं इनसे, और कपिल देव जी का निकल गया, गांगुली सर का निकल गया, धोनी सर का निकल गया, और कोई और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ एनी बिग स्पोर्ट्समैन which actually is needed for the youth to grow. एक अगर आप ऐसे बोलेंगे ना तो एक नाम मुझे याद आता है, एकदम से जहन में आता है, और वो है, अब तो बड़े नेता बन गए हैं वो बीजेपी के, राज्यवर्धन सिंह राठौर। अच्छा। उनके अंदर जो फायर है वो मैंने, इंटेंसिटी जो है उनके अंदर, वो मैंने बहुत कम स्पोर्ट्समैन में देखी, या मैं कहूंगा कि मतलब जितना क्लोजली हर एक में होगी, लेकिन मेरा जो पाला पड़ा जिनके साथ, जो राज्यवर्धन सिंह राठौर के अंदर जो जुनून है ना, जो फोकस है लाइफ में, वो मैंने किसी एथलीट में नहीं देखा है। गन उठाई थी कब, 97-98 में शूटिंग शुरू की, 96 ऐसा ही शुरू किया, और उन्होंने हाँ ऐसे में, और 2004 एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया, और तब तक वो बंदे में, वो वाकई में आर्मी का कर्नल ही है, वो एनडीए ही है, वो मतलब वो दमखम वैसा ही है। क्योंकि जब इंडिया, अभिनव बिंद्रा सिडनी में मेडल प्रोस्पेक्ट थे, अभिनव नहीं ले पाए। 2004 में अभिनव बिंद्रा मेडल प्रोस्पेक्ट थे, गगन नारंग मेडल प्रोस्पेक्ट थे, और अंजलि भागवत मेडल प्रोस्पेक्ट थी बड़े। अंजलि भागवत तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर गई थी, तो उन्होंने शूटिंग को बहुत कुछ दिया है। वो मेडल नहीं आया ओलंपिक, उनकी वो है, बैड लक है उनका। लेकिन उस स्टेज में जाके, उस लेवल पे, उस मंच पे जाके, उस दादागिरी के साथ, है ना, कॉलर अप करके जो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूट किया था ना, वो हमने देखा, ठा 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 ठा, कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं। और मैं, ओलंपिक के शटल्स चलते हैं, आप ना ओलंपिक के शटल्स में ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि आप अगर टैक्सी लेंगे तो आपको बहुत दूर उतार दिया जाएगा, उसके बाद आप सारे सिक्योरिटी चेक से दोबारा आएंगे, आपको करीब 4-5 किलोमीटर का वॉक करना पड़ जाएगा। तो वो बहुत, वो है, शटल के अंदर ही आपको ट्रैवल करते हैं, चाहे वो एथलीट्स हो, चाहे वो रॉजर फेडरर हो, राफा हो, कोई भी हो, ओलंपिक शटल्स में ही चलते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी चेक होती है, और सीधा जाके आपको स्टेडियम के अंदर आपके गेट पे उतारता है जहां आपको उतरना है। तो शटल के अंदर मैं बैठा हुआ था 2004 में, तो उसका इंपैक्ट देखिए। टॉप जो शूटर्स थे वो कोरियंस थे, इंग्लिश थे, अमेरिकन्स थे, और उनके बीच में 5 सीनियर जर्नलिस्ट, मतलब वो होंगे उनके लिए, मेरे ख्याल से वो एथेंस होगा, मेरे ख्याल से, मैं अगर गलत नहीं तो किसी के लिए 8वां होगा, किसी के लिए 6वां ओलंपिक्स होगा, 10वां ओलंपिक्स होगा। दे वर ऑल सीनियर पीपल, 55-56 वाले, और वो सब किसके बारे में बात कर रहे थे? वो सब बोल रहे थे ये है, फाइनल था उस दिन, और उससे पहले दिन वो फाइनल पहुंच गए थे। तो हम सुबह सुबह बस में जा रहे थे, तो मैं देख रहा था ये बात क्या कर रहे हैं। वो बुक मेरे पास भी थी, उसने कितना स्कोर किया सब, तो वो बोल रहे हैं गोल्ड मेडल, बोलता राज्यवर्धन गोल्ड, नॉट गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब वॉच आउट फॉर दिस मैन। वो आपस में बात कर रहे हैं, राज्यवर्धन राज्यवर्धन। मुझे भी मालूम था राज्यवर्धन फेवरेट है, लेकिन उस बस में चढ़ने के बाद पता पड़ा कि इंपैक्ट देखिए किस तरीके से गया सबके अंदर, और जिस अंदाज में शूट किया ना, राइट, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज में जो रेडिएट किया, जो ट्रांसफर हुआ ना इंडियन कंटिंजेंट के अंदर, कि उस मंच में जाके उस कॉन्फिडेंस के साथ ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म में जाके आप सडनली क्या करते हो ना, छोटा फील करने लगते हो। मैं यहां के लिए नहीं बना हूं, मैं नेशनल लेवल क्वालिफाई करके मैं खुश हो जाता हूं। राज्यवर्धन से पहले तक लगभग यही सोच थी सबकी, लेकिन राज्यवर्धन ने जाके जब एथेंस में शूट किया और जो उसने मेडल लिया है, जिस हिंदी में कहता है चौड़े के साथ, दादागिरी के साथ लिया है,
उसने पूरे कैंप में एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस दिया। और आप देखिए उस कॉन्फिडेंस के बाद गगन नारंग नेक्स्ट ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज लेते हैं, है ना? नहीं, गगन ने तो लंदन में लिया गोल्ड लिया, उसने अभिनव बिंद्रा ने पहला गोल्ड। तो उससे इतना बॉक्सर्स ही बहुत ऊपर आए। बॉक्सर विजेंद्र ने ब्रॉन्ज मेडल लिया और मैरी कॉम ने लिया 5 मेडल आपके लंदन ओलंपिक्स में। तो ये जो कॉन्फिडेंस की शुरुआत हुई ना, जो आप कहते हो ना सडनली आप किसको याद करते हो, तो मुझे राज्यवर्धन सिंह राठौर याद आता है। क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौर का इंपैक्ट लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं है। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर का जो कॉन्फिडेंस का जो इंपैक्ट था, इंटेंसिटी और जो कॉन्फिडेंस था उस लेवल पे, उसने बाकी एथलीट्स को बताया कि हम इस लेवल में जीत सकते हैं। हम जीत सकते हैं यहाँ पर। हम ऐसा नहीं है कि हम नीचे के लेवल के टूर्नामेंट्स के लिए, हम ओलंपिक्स के लिए भी बने हैं। तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौर का इंपैक्ट था। और इसके बाद जो चेंज हुआ सिनेरियो, वो हम सबके सामने, अब कितने ओलंपिक्स मेडल आ गए हमारे सामने। लॉर्ड्स में क्या किया आपने? जब लॉर्ड्स में प्रेस सेंटर में आप बैठे, वो जो मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, एंड हाउ इज द फीलिंग? आई मीन, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सब देखें, समझे, जाने, पता चले कि एग्जैक्टली कि क्या फीलिंग रहती है वहां पे, और वहां पहुंच करके कितना मजा आने वाला है उनको, दुनिया कितनी मेहनत करें उसके लिए। हाँ, नहीं, मेहनत तो करना, मेहनत तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेहनत नहीं करोगे तो कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। मेहनत तो मैंने पहले ही कहा है, टैलेंट हो ना हो, मेहनत करोगे तो टैलेंट की जरूरत भी नहीं है। सक्सेसफुल होना आपका 100% तय है। हाँ, तो लॉर्ड्स की अगर बात करें, जैसे मैं बहुत सारे स्टेडियम्स में गया, लेकिन जो इंपैक्ट होता है ना जिन स्टेडियम्स में कदम रख के, अगर विदेशों की बात करें, इंडिया में जैसे ईडन गार्डन्स में जाकर होता है ना, तो या चेपॉक में जाकर होता है, जहां पर इंडिया ने टेस्ट जीता, दूसरा वाला इंग्लैंड के खिलाफ। तो उस तरीके से जैसे वो स्टेडियम्स है बड़े नामी गिरामी, मेरे ख्याल से लॉर्ड्स की ब्रांडिंग ऐसी है, लॉर्ड्स का इतिहास ऐसा है, इतना रिच है कि उसमें कदम रखो तो आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग होती है कि पहुंच गया, आई हैव अराइव्ड। आप मैदान को छू के कहते हो आई हैव अराइव्ड, लॉर्ड्स में आ गया हूं मैं, क्रिकेट का मक्का है। और वहां का जो जेपलिन शेप का जो उन्होंने वो बनाया, अब तो राजकोट में भी ऐसा ही, हाँ, निरंजन शाह जी ने वहां पर भी एकदम वैसा ही बना दिया। लॉर्ड्स इंडिया में भी क्रिएट हो गया, लेकिन उसका जेपलिन जो उन्होंने बनाया लाजवाब। और जब आप सामने उसकी बैल्कनी देखते हो, जहां पे 1983 में कपिल देव और टीम ने वर्ल्ड कप, गांगुली ने टी शर्ट भी लगाई थी, लेकिन हमारे लिए तो 1983 में चले जाते हैं। 1983 का वो जो फोटो है ना, मुझे गांगुली की टी शर्ट से पहले तो कपिल पाजी का, महेंद्र अमरनाथ, सुनील गावस्कर साइड में खड़े हैं, वो फोटो मेरे को उस बालकनी में खड़े होके, इधर प्रेस बॉक्स में खड़े होके सामने जब बालकनी दिखती है तो मुझे वो याद आ जाता है। और मैं सामने उसके नीचे खड़े होके आप फोटो खिंचाते हो, आप जाते हो। तो लॉर्ड्स का एक्सपीरियंस एक अपने आप में एक अचीवमेंट भी है और एक है ना एजुकेशन है। एजुकेशन बताइए क्या? हाँ, एजुकेशन ऐसा है कि आप अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिकेट की रिचनेस क्या है, किसने क्या कमाल किया, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसे मुकाम छुए, ऐसे जगह पर पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हीं की फोटो वहां पर लग सकती है जो मतलब जिन्होंने कुछ किया है क्रिकेट की दुनिया में। क्रिकेट में किन लोग की वहां पर फोटो है? क्रिकेट में वहां पे कपिल देव की फोटो है जी, और मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा किसकी फोटो है, कपिल देव की फोटो तो है, बाकी शायद सुनील गावस्कर की भी फोटोग्राफ है वहां पर। 10,000 करने वाले थे तो हाँ, हाँ, उनकी भी होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे सर विवियन रिचर्ड्स की। विवियन रिचर्ड्स सर आपको सचिन भी बुलाते हैं, उनको आप सचिन देखते हैं? उनमें विवियन रिचर्ड्स को मेरे में सचिन दिखाई देता है, इससे और क्या जबरदस्त बात हो सकती है। लेकिन विवियन रिचर्ड्स एक और बड़े कैरेक्टर हैं बाय द वे, अरे जबरदस्त, वो हमेशा हंसते रहते हैं, इतने लाइट कैरेक्टर्स। ऐसे प्लेयर्स को अगर मैंने देखा, प्लेयर्स बड़े मजेदार कैरेक्टर्स होते हैं सारे के सारे। आपको भले ही वो सीरियस दिख रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन आप जब उनसे मिलते हो, आप जब उनके क्लोज जाते हो तो पता चलता है कि मतलब लाइफ में एक तो टेंशन नहीं लेते हैं और मस्त रहते हैं, क्योंकि हार्डवर्क करते हैं, सक्सेस देखते हैं और कंप्लीटली मोटिवेटेड होते हैं और पता होता है कि फोकस क्या है। तो वेव रिचर्ड्स तो बहुत ही मजेदार कहानी, वेव रिचर्ड्स दी एंटिगा की कहानी थी। मैं एक वो उनका इंटरेस्ट इंडिया में बहुत रहता है। लालू प्रसाद यादव के बारे में जानते हैं? हाँ, लालू, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि लालू प्रसाद बहुत फेमस आदमी है वहां के, लालू जो है विराट से भी ज्यादा फेमस आदमी है। हाँ, तो उस तरह की कहानी, वो लालू को जानते हैं, विवियन रिचर्ड ऐसा नहीं है, तो वो इनका इंटरेस्ट भी है और वो आते भी रहते हैं बॉम्बे, उनकी डॉटर भी है यहाँ पर, तो वो आते रहते हैं वो उससे। तो बड़ी दिलचस्प बात थी वो। खैर, विवियन रिचर्ड, जडेजा भी थे जडेजा में, अजय जडेजा एक और जबरदस्त कैरेक्टर है। उनके साथ रहो तो आपका बोर नहीं हो सकता, ना सिर्फ आपको क्रिकेट की बारीकियां बताएंगे, क्रिकेट की स्टोरीज बताएंगे, स्टोरीज सुनाएंगे, जोक सुनाएंगे। तो क्रिकेटर्स हो या फिर प्लेयर्स जो होते हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, बड़े मोटिवेटिंग होते हैं, ये बड़े पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं। आप इनके अगर आसपास हो तो आप सैड नहीं रह सकते, और ये बहुत जरूरी है कि आप कभी सैड ना रहें। तो मैंने ये चीज देखा है, आप खुश हो
तो आप सक्सेसफुल हो, आपके लिए सारा काम आसान हो जाता है। सक्सेस एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके आसपास केवल पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं अक्सर सक्सेसफुल होते हैं और वो पूरी तरीके से पॉजिटिविटी मोटिवेशन और उनके पास सारे राइट डेफिनेशंस होते हैं कैसे वहां पर मेंटेन भी रखना है अपने आप को और कैसे वहां पहुंचना भी है। राइट, बिल्कुल मेंटेन रखना, जैसा कि मैंने कपिल देव का कहा, अपनी इक्विटी जो है कभी नीचे मत आने देना शेयर मार्केट की तरह। तो आपका शेयर नीचे नहीं आएगा, इसका मतलब आपको अगर अपना शेयर ऊपर रखना है तो आपको काम करना है, आपको अपना बिजनेस ठीक रखना है, विजनरी रहना है, आपको वक्त से पहले सोचने की कोशिश करना है। और ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप मोटिवेटेड हो, जब आपको मजा आता है वहां रहने का। स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क इज द फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने देखी। दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं हमेशा मैंने ये अपना एक्सपीरियंस है, मैं जब किसी बच्चे से मिलता हूं या युवा जनरेशन से मिलता हूं या पेरेंट्स से भी मैं मिलता हूं तो उनको ही बताता हूं कि अपने बच्चे को फर्स्ट जो चीज आपको देनी है ना, फर्स्ट कैरेक्टर में जो क्वालिटी, जो चीज इनकलकेट करनी है, जो चीज डालनी है, वो है डिसिप्लिन की, यानी कि हार्डवर्क की। उसके बाद उसको आप छोड़ दो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टैलेंट मायने नहीं रखती। जब वो कितने सारे हैं जो टैलेंट और डिसिप्लिन एक साथ मिल जाता है तो सचिन तेंदुलकर बनता है वो। है ना, जब आप डिसिप्लिन और टैलेंट को साथ मिला दो तो वो रॉजर फेडरर या राफा नडाल बन के निकलता है। तो वो सारी बातें। तो विवियन रिचर्ड्स के बारे में बोल रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा एंटीगा में, तो उन्होंने देखा मैं शीशे के अंदर था, स्टेडियम के अंदर था, वो बड़ी तेजी से आए, तो वो हाँ चलते वहां यूं चलते हुए आए, यूं चलते हुए आए, Sachin, मतलब Sachin, oh I thought it's Sachin standing here, you look so much like Sachin। मैं बड़ा that's a huge compliment, मैं बड़ा सचिन लगता हूँ जी, देखो अब सचिन भी लगने लगा हूँ इतने जर्नलिज्म करते करते। तो उन्होंने बोला you can cross any stadium, any security as Sachin Tendulkar। So उसके बाद उन्होंने मुझे सचिन बोलना ही शुरू कर दिया। अभी वो देखेंगे, मिलेंगे कहीं पे तो सचिन ही बोलेंगे। उनको मैंने 2-3 इंटरव्यू किया, एक बार इंटरव्यू हमें कट करना पड़ गया एंटीगा में, उन्होंने मजाक में सचिन फिर से उन्होंने बोल दिया था। तो वो उनके दिमाग में मैं अब समीप राजगुरु नहीं हूँ, वो सचिन हूँ। तो देखिए मैं कहीं पे सचिन तेंदुलकर भी हूँ। तो ये एक और मजेदार चीज है। आप बहुत आइकॉनिक भी हैं यूथ के लिए, राइट। तो आप देखो, आप जब हार्डवर्क करते हो, आप जब ऐसे अपने शूट्स पे जाते हो, तो कई बार आप समीप राजगुरु से सचिन तेंदुलकर भी बन सकते हो, तो आप कभी विराट कोहली भी बन सकते हो। नहीं, एक आपकी फोटो देखी थी जिसमें सहवाग और आप साथ खड़े हुए हैं, तो मैं सोच रहा था सहवाग के सर पे अगर बाल होते ना तुम्हें जो सो ये सब चीजें। सक्सेस का जो बेस्ट पार्ट क्या होता है कि यू ऑलवेज एंजॉय लाइफ बिकॉज यू आर इन द जोन जहां पर एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, परमानेंट मोटिवेशन है। और ऐसे विवियन रिचर्ड्स हैं, इमरान खान है, कपिल देव है, गांगुली है, धोनी है, विराट है, सब। और बेस्ट पार्ट क्या है कि केवल ये खिलाड़ी नहीं, आपको जो टीवी पर देख रहा है वो आपको बहुत जबरदस्त आइडलाइज करता है। आपको नहीं पता कि हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री आपको पर्सनली जानते हो, यू डू नॉट नो, बिकॉज द काइंड ऑफ थिंग व्हाट यू आर क्रिएटिंग फॉर पीपल, बिकॉज आप कहीं ना कहीं उनके लिए फूड क्रिएट कर रहे हैं, उनकी एंटरटेनमेंट का फूड, उनकी सीख का फूड, जो हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, मोटिवेशन का फूड। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि बी सक्सेसफुल, दैट इज द ओनली थिंग व्हाट विल टेक यू टू अ सक्सेसफुल एंड अ हैंडसम एंड अ पॉपुलर लाइफ अहेड, राइट। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि समीप राजगुरु चल रहे हैं, लोग बोलते हैं कि समीप जा रहे हैं, सो वो कैसी फीलिंग होती है? वो बड़ी जबरदस्त फीलिंग होती है। हाँ, मतलब अब चल रहे हैं और अचानक कोई आता है, क्योंकि हमारे क्या है, ये जो सोशल मीडिया है इसमें हमें रिकॉग्निशन का ही सबसे ज्यादा हम फोटो लगाते हैं लाइक्स के लिए। सो उसके बाद आप किसी मॉल में चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, एयरपोर्ट पे चल रहे हैं और पीछे से आके लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो वो फीलिंग बताइए, सो दैट जितने भी लोगों को देख रहे हैं वही मोटिवेटेड रहे कि हमें वो पहुंचना है, वो काम करने। देखिए मेरे भी रोए खड़े हो रहे समय ये नहीं, वो बड़ी मजेदार फीलिंग होती है। लेकिन ऐसे आपको सड़क में लोग पहचाने ये कोई जरूरी नहीं है, कोई आप इसके पीछे मत जाना कभी। वो वही फिर वही बात आ गई, नहीं, पॉजिटिव पैकेज का हिस्सा है, राइट। चाहे वो आपके पास पैसा आए, चाहे आपके पास पॉपुलैरिटी आए, फेम आए, आपको लोग रास्ते में पहचान रहे हैं, आपको स्टोर्स में डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। आप कॉफी पीने जाते हो, कैफे कॉफी में बोलते हैं कि आपको डिस्काउंट समीप जी आपके लिए आप आए, और वो भी आए थे यहाँ पर, वो भी आए थे, आप आए, सो नाइस ऑफ यू, कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू। तो वो बड़ी आपको आपके हार्डवर्क का वो है ये सब, हाँ, रेम्यूनरेशन या आपके लिए बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स है। और तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो आपको मोटिवेट करती है और हार्डवर्क करने के लिए। आपको ये बोलता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार और करना चाहिए, अभी टाइम नहीं आया मेरे रिटायर होने का, अभी और करना चाहिए। लेकिन पहली बार अगर कुछ याद है, पहली बार जब कभी हुआ था तो ऐसा, हाउ वाज दैट फीलिंग? पहली बार तो याद नहीं है, लेकिन बहुत साल पहले जब मुझे ऐसा याद है कि जब ऐसा हुआ था, मैं
2 की बात है ये। मैं शायद बड़ौदा में गया हुआ था, शायद मैच था, डोमेस्टिक मैच था, तो वहां पर हुआ था ये। राइट। और मेरे साथ के ना बहुत सारे मेरे साथी जर्नलिस्ट भी थे, तो वहां पे 2-3 लड़कियां थी और 1-2 लड़के थे। ग्रुप था बच्चों का क्या, स्कूल कॉलेज के बच्चे होंगे। तो बड़े जोर से चिल्लाए समीप राजगुरु, हाँ? तो मैं बड़ा वो हो गया, अरे वाह। तो आप पहचान नहीं रहे, मतलब मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। पहचानेंगे क्योंकि मतलब इतने पॉपुलर प्लेटफॉर्म में आप हो, वो तो बेसिकली वही है कि आपको पहचानेंगे। लेकिन वो फर्स्ट या सेकंड एक्सपीरियंस था, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार था जब इंडिविजुअली कोई पहचाने और आके बोले हाँ ना, ऐसा वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन एक ग्रुप ने अचानक आके बोला समीप राजगुरु और आके फोटो खिंचाने लगे। तो जो मेरे साथी थे उनको किसी ने नहीं पहचाना, जो साथी रिपोर्टर थे वो भी बड़े एक्सपीरियंस और काफी दिनों से थे। तो वो बोले हाँ भाई सेलिब्रिटी है, खिंचवा लो फोटो, खिंचवा लो इसके साथ। हाँ कमेंट, उन्होंने कमेंट मारना शुरू किया, तो मुझे बड़ा चुभा। और मेरे सामने जहीर खान और एक और प्लेयर जा रहे थे, तो वही ग्रुप उनसे भी ऑटोग्राफ और फोटो ले रहा था। तो जब जहीर खान से वो लोग फोटो खिंचा रहे थे, तो जो साथ में प्लेयर था, मुझे याद नहीं कौन था, वो अलग खड़ा हो गया, उसने उसको स्पेस दिया, जहीर ने फोटो खिंचाया, उसके बाद वो आया उसके पास फोटो, और दोनों चले गए। अब जब मेरे पास आए ये फोटो खिंचाने, तो मेरे तो हर तरफ से जर्नलिस्ट ने ताने मारने शुरू कर दिए। जैसे वो बच्चे गए, मैंने बोला यार एक बात बताओ, तुम जो चिढ़ रहे हो ये तुम्हें बाद में होटल में जाकर तुम निकाल सकते थे, सही बात है। इन बच्चों के सामने क्यों बोल रहे हो? है ना, तब मैं भी बहुत छोटा ही था 2002 में, तो ना तुम वेट कर लेते, तुम्हें ये हाँ सेलिब्रिटी मतलब आप लोग, हाँ आई फेल्ट बैड ऑफ कोर्स, मतलब इट इज नॉट दैट यू आर taunting me, you are taunting those kids who have come to have a picture with me, because they see me on Aaj Tak, they see me on my channel and they recognize my work, so they've come to have a picture with me। तो मतलब एक चीज देखी तुम लोगों ने, तो साथ में थे, उनमें से 1-2 फीमेल जर्नलिस्ट भी थी, उन्होंने मजाक में बोला था, इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि आपने देखा पहले हमारे सामने जहीर खान और वो जा रहे थे, 2 प्लेयर्स जा रहे थे, तो ये बच्चे उनके पास भी गए थे, तो आपने देखा क्या जहीर खान ने उसको बोला फोटो खिंचा ले, मतलब दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दिया ना। तो उनमें से एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी था, उसने मेरे को सॉरी बुलाया, सॉरी यार हमसे ना, क्योंकि उस समय वो नया था, अनइंटेंशनल था। तो एक वो था, तो उसके बाद वो फ्रेंड्स बड़े, उन्होंने उस बात को समझा, बेस्ट पार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे हमारी भी इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही थी कि हमारे बीच का एक दोस्त भी इतना पॉपुलर हो सकता है, लोग पहचान सकते हैं। ये आप रियलाइज तभी करते हैं एक्चुअली यू हैव क्रिएटेड लेगेसी। आई मीन, तो बताता रहा हूं, जो स्पोर्ट्स का कॉरेस्पॉन्डेंट स्टेचर, ये प्रेजेंटर स्टेचर आपने क्रिएट किया, वो तो एक अपने आप एक सेलिब्रिटी जोन क्रिएट कर दिया। वो तो हो गया, लेकिन वही प्रीमियम प्रोडक्ट बनाया हमने। स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने में अच्छा रोल रहा हार्ड वर्क से। और एक और जो बड़ा अच्छा इंसिडेंट मुझे याद आता है कि मैं एक बार टेस्ट मैच कवर करने गया हुआ था कैलकाटा में, तो जिस होटल में मैं रुका हुआ था, बड़ा जाना माना होटल है, टीम इंडिया भी रहती है उसमें, तो वहां अचानक मेरे सामने 2 रसगुल्ले पेश किए गए। राइट। और बंदा खड़ा हुआ था सामने, तो वो उसका शेफ था, होटल का मेन हेड शेफ। राइट। तो उसने बोला कि आपके लिए जबरदस्त रसगुल्ले। तो मुझे जबरदस्त बोलने की बड़ी आदत थी, मतलब ये जबरदस्त मुकाबला है, जबरदस्त है। तो बोलता आपके जबरदस्त का मैं बहुत फैन हूं, और ये जबरदस्त 2 रसगुल्ले आपको मेरी तरफ से स्पेशली, मैंने सुबह आज रसगुल्ले बनाए टीम इंडिया के लिए, और उसमें से मैंने आपको भी देखा, आप भी हमारे यहाँ रुके हुए हो, तो आपके लिए 2 रसगुल्ले। तो 2 रसगुल्ले मैंने खाए थे। तो इस तरीके के वो जो है ना, आपको मिलते रहते हैं मोटिवेशन। ये सब मोटिवेशन भी है, और ये सब क्या कहते हैं कि प्राइजेस भी हैं, प्राइजेस भी हैं, रिवॉर्ड्स हैं। ये रिवॉर्ड्स देखिए, आपको उतने साल पुरानी बात आज भी याद है, दैट सिंपली मींस इट हैज इफेक्ट सो पॉजिटिवली। करेक्ट। सो ये पूरा जो शो का जो फिक्सचर भी है, वो यही है कि आप यहां से कुछ लेकर के जाएं, समीप राजगुरु, आई वुड से समीप ही है सर, समीप है ना। समीप से आपके पास इतना कुछ इनपुट मिला है, तो इस इनपुट को फायदा उठाएं। और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कितना बेहतर फ्यूचर है इसका आने वाले समय में। यहीं पर अब ये 1-2 क्वेश्चंस और रहेंगे कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म क्या फ्यूचर है आने वाले। फ्यूचर ना किसी भी चीज का कुछ भी नहीं है। अच्छा, है ना, झटका लगा सुन के सबको, क्योंकि फ्यूचर आपको बनाना पड़ेगा जी। मैं जब आया था तब तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कोई फ्यूचर नहीं था ही नहीं, तो मैंने बनाया, और मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया। आज मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूं तो रणभूमि देख लो आप, आज तक में आज वो शो चल रहा है, नंबर 1 शो है। उसके बाद इंडिया टीवी में जब मैं गया तो क्रिकेट की बात पूरा, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, स्टोरी हो, उसके वॉइस ओवर्स हो, उसकी एंकरिंग हो, उसकी कवरेज हो, चाहे उसके एक्सपर्ट साइन कराने की बात हो। और उसके एक्सपर्ट्स की तो बड़ी दिलचस्प कहानी है, पता है ना आपको। जो उन्होंने एक्सपर्ट सिलेक्ट किए, वो इस समय एक बीसीसीआई में प्रेसिडेंट हैं,
एक चीफ सिलेक्टर हैं हाँ, और एक कोच है, एक रवि कोच शास्त्री। है, रवि शास्त्री कोच हैं। तो जो इन्होंने ही हैज दैट, यू नो, मुझे भी टच कीजिएगा आपको टच क्योंकि मुझे भी बहुत आगे जाना है। द शैलेश सिन्हा शो को बहुत आगे जाना है इस भारत देश में, और ये देश का सबसे बड़ा यू नो शो होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन। तो जो जिस चीज को आपने छुआ, मैंने तो छुआ, लेकिन वही बात, मजाक के अलावा आपने कहा फ्यूचर आपको बनाना पड़ेगा आपके हार्डवर्क से। फ्यूचर आपके लिए अपने आप बन जाएगा अगर आप अच्छे हो। मैंने देखा है, चाहे वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, अगर आप अच्छे हो तो आपको कोई भी बुलाता है, राइट, और फिर आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं वहां पर। तो वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, क्योंकि इस वक्त चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और एक और चीज जिस पर हम बैठे हैं, सोशल मीडिया, इतना जबरदस्त तरीके से ग्रो किया। एब्सोल्युटली, नेक्स्ट बिग थिंग, ओन यू कैन क्रिएट योर ओन थिंग। अब मैं यूट्यूब ज्यादा जाता नहीं हूं, क्योंकि मैं इतने साल टीवी में रहा हूं, तो यूट्यूब करने में मुझे कई बार आलस आता है कि यार यूट्यूब यार, लेकिन यूट्यूब इज सच ए बिग थिंग। मेरे को इतने रिक्वेस्ट आते हैं कि आप अपना शो क्रिएट करो, लेकिन मैं करूंगा किसी ना किसी दिन, मन करेगा शैलेश के साथ ही करूंगा। शैलेश को बोलूंगा मैं भी मोटिवेट हो गया हूं आपको देख के, यू आर मोटिवेटिंग मी टू डू इट। तो ये फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दो जगह है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जगह है, जी। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो ये शो देख रहे हैं, मैं बता दूं कि इस समय ज्यादा अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या प्रेजेंटर्स नहीं है, इस समय नहीं है, बहुत जगह खाली हैं। अच्छा, अगर आप आएंगे और अगर आप में दमखम होगा और आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उस कन्विक्शन के साथ कि मैं हूं उस जगह के लायक, तो जगह खाली है इस समय। और सोशल मीडिया ने तो पूरा खोल कर रख दिया, गेम चेंजर है। पैसे हैं, सब कुछ है, बस मेहनत करोगे, रिसर्च करोगे, अच्छा काम करके, क्रिएटिविटी के साथ अच्छी चीज को पकड़ोगे जो कोई और नहीं देख पाया। एक चीज जो हमेशा मैं अपने एज ए हेड ऑफ द डेस्क में हमेशा अपने रिपोर्टर्स को बोलता था कि मैच हर कोई देख रहा है, तुम क्या देख रहे हो डिफरेंट, वो बताओ। तुम को वो बताना है डिफरेंट, एग्जैक्टली डिफरेंट भी, तुम वो बताओ जो इस मैच को देखते हुए भी किसी ने नहीं देखा। और तुम जब शो को छोड़ के जाओ तो तुम्हारे शो में बहस होनी चाहिए कि ये सही था या गलत था। ब्रिलियंट। यू नो, इफ आपने 20-25 मिनट शो देखा, उसके बाद ऑफ कर दिया, आप कुछ और देखने चले गए और आपके माइंड पर उसका असर नहीं रहा उस शो का, तो यू आर अ फेलियर। उसको या तो गुस्सा दिलाओ या उसे खुश करो, मैं जो सोच रहा था वही इन्होंने भी सोचा। एब्सोल्युटली, है ना, ये बात सही है। मैं अभी फोन करता हूं शैलेश को, बोला था ना, देख बात हुई उसमें, एब्सोल्युटली, और नहीं हुआ तो फोन आया कि गलत है, इन्होंने जो कहा आज गलत है। तो उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर उसका दिमाग को ना, उसका ब्रेन को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, कि जिससे कि आप उसको बताओ तो सही कि आपने जो सोचा वो किया, तो आप उसको एक्टिवेट करें। तो ये बहुत जरूरी है कि जो मैच सबने देखा, आप उसमें से वो निकाल के लाओ जो उसने नहीं देखा, उस मैच को देखते हुए भी सोच भी नहीं पाया उस चीज को। तो उसके लिए जो ऐसा कर सकता है, उसके लिए फील्ड खुला हुआ है। आप सोशल मीडिया में आओ, चाहे आप टीवी में रहो, कोई भी आपको एक्सेप्ट करेगा और आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देगा कि आप आगे बढ़ते चले जाओगे। देखिए, प्लेटफॉर्म्स हैं, बट एग्जैक्ट कंजर्वेटिव अप्रोच अपना क्रिएट कर सकते हो। आज अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट लिमिट कर देगी। लेकिन द मोमेंट यू हैव मोर आइडियाज अराउंड द थॉट प्रोसेसेस, आप यू कैन क्रिएट योर ओन मार्केट, यू कैन बी द नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर प्रैक्टिकली। करेक्ट, योर ओन फील्ड। अपने मेरे को अब चैनल से बहुत सारे फोन आते हैं कि आओ और हम ना कुछ अलग करना चाहते हैं, बताइए क्या करें। तो बताइए क्या करें अलग। मैं तो कई बार नहीं बता पाता हूं, लेकिन हो सकता है आप बता दो अलग क्या करें। आप अपकमिंग जनरेशन, आप सोचो क्या अलग कर सकते हैं जो समीप राजू करता रहा, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है। सोशल मीडिया में आप अपने आप अब हीरो बन सकते हो, ग्रेट। बट चैनल्स भी खुले हुए हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास एक प्लेटफॉर्म है, सीधा जाके आपको देने के लिए तैयार है। आप गए, बैठे, आपने काम करना शुरू कर दिया। तो वो अलग अगर आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, मैं बहुत जितने 3-4 एडिटर इन चीफ्स हैं जो चैनल्स के हेड्स हैं, उनसे मेरी बात होती है, तो वो कहते हैं हम कुछ अलग करना चाहते हैं। जो पिछले 20 साल से चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो तो सेट फॉर्मूला है, उसमें कब्जा कर लिया। अभी भी इवॉल्विंग जोन पे, ऑलवेज, एवरी डे इट इज इवॉल्विंग, एवरी डे। चाहे क्रिकेट हो, क्रिकेट भी तो इवॉल्व कर रही है। साले हमारे सामने टेस्ट मैच, वनडे के बाद आईपीएल के बाद पूरी दुनिया में लीग, टी10 भी आने वाला है, टी10 अबू धाबी में होता है, तो टी10 भी हो रहा है। तो इवॉल्व नहीं करोगे तो आप, अभी डबल विकेट का स्कोप बाकी है। डबल विकेट होता था, डबल विकेट तो बंद हो गया। मैं तो अभी भी डबल विकेट सोचता हूँ, डबल विकेट क्या मजेदार फॉर्म है। एब्सोल्युटली, अरे बहुत। हाँ, सो बस पॉइंट यहाँ पर ये है। तो मोटिवेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन विद डेडिकेशन, स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन। तो हमारे साथ आज थे समीप जी। समीप की
क्रिकेट की बात, समीप की रणभूमि और समीप के विचार, कैसे हमें आगे बढ़ना है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, स्पोर्ट्स फील्ड में, और कैसे स्पोर्ट्स प्रेजेंटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारे देश में. सो जस्ट टेक इनपुट्स फ्रॉम व्हाट ही हैज़ जस्ट सेड. और उसका बेस्ट पार्ट क्या होता है, पैसा तो आपके पास आता ही है, हार्ले डेविडसन भी आ जाती है कभी कभी. शौक पूरे कर सकते हो, शौक पूरे कर सकते हैं, शौक पूरे कर सकते समीप हो. भी धोनी साहब की तरह हार्ले के शौकीन है. इनके पास भी फैट बॉय है, फैट बॉय है, और ऐसे ही चाह रहे हैं कि आपके पास भी हो. जस्ट फोकस एंड फॉलो व्हाट द सीनियर मोस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ऑफ इंडिया हैज टू से. दिस इज मी, शैलेश सिन्हा, साइनिंग ऑफ. एंड समीप सर, लाइफ जो एक रणभूमि है, तो इस रणभूमि में अगर आप जंग लड़ते रहोगे तो जीतते रहोगे. तो ये ना समझना कि ये जो रणभूमि है ना, वो आपके लिए खत्म हो गई है. हमेशा हर पल जो है आप आगे बढ़ते रहने की कोशिश करेंगे, तभी आप वहां रहेंगे जहां पर आप हैं, यानी कि ऊपर पहुंचने के बाद. तो यही मैं कहूंगा कि लाइफ को ऐसा मजे भी करो, मस्ट हैव फन, मस्ट हैव फन. आप एंजॉय करो और सक्सेस के साथ लाइफ में आगे बढ़ो.